Hello students of class 10, welcome back in my class। पिछले जो भी क्लासेज मैंने लिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो प्रस्तुत किए वो पावर शेयरिंग से संबंधित था और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, फेडरलिज्म। इसी के संबंध में आज हम इसके कुछ बेसिक को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। फेडरलिज्म संघवाद। फेडरेशन से ये फेडरलिज्म बना है। फेडरेशन का मतलब संघ। इसी संघ का एक दूसरा रूप यूनियन हमारे देश में संविधान के द्वारा लागू किया गया है। ये जो यूनियन और फेडरेशन में कुछ डिफरेंस है, निश्चित तौर पे डिफरेंस है। 100% जो फेडरेशन जो होता है ना, यूनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने वास्तव में भारत में सबसे उचित सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी शासन पद्धति हो सकती है, इसके संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया था और इसीलिए लागू तो किया उसने फेडरलिज्म ही हमारे इस देश में ही। लेकिन वो वैसा फेडरलिज्म नहीं है जैसा कि यूएसए में है। यानी कि इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन लाइक of USA. Here, its features are quite distinct from that, and it is found in form of the union. इसीलिए हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। इंडिया इज अ यूनियन। तो इस फेडरलिज्म को वास्तव में देखें क्या डिफरेंस है और फेडरलिज्म है क्या। इट बिलीव्स इन सच ए सिस्टम। फेडरलिज्म एक ऐसा वास्तव में लोकतंत्र के अंतर्गत स्ट्रक्चरल फॉर्म को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल जो है डेमोक्रेसी को प्रस्तुत करने का, इंट्रोड्यूस करने का एक इस प्रकार से माध्यम है जिसमें यह बताया जाता है कि शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है और वो भी कई लेवल पर। शक्तियों का बंटवारा जब जो है यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स तो दूसरे गवर्नमेंट में भी होते हैं, कर सकते हैं यूनिटरी में भी होंगे, इसके दूसरे जो रूप होते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन इसमें जो होती है ना, ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। इसलिए इसमें लिखते हैं, इट बिलीव्स इन सच ए सिस्टम ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये उसके कंस्टिट्यूएंट्स मतलब उसके और जो दूसरे जो है से भारत में एक सेंट्रल सरकार है और उसके बाद जो है कई प्रांतीय सरकारें हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती ही होती है जो कि सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में होती है, साथ ही साथ उसके वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं। एंड बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सोर्स ऑफ द पावर इन सच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस गवर्नमेंट रिमेन इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। दोनों ही लेवल की सरकारें जो भी उनको जवाबदेही दी जाती है, व्हाट एवर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द गवर्नमेंट्स एट बोथ लेवल्स, दे आर फ्री इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके उदाहरण के तौर पे मैंने जो आपको पिछले चैप्टर में बताया था, आपने भी देखा उसको, कि बेल्जियम के बारे में अगर उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं एक स्पेसिमेन के तौर पे, इस बेल्जियम में फेडरलिज्म आज के डेट में अगर कहें तो देयर इज फेडरलिज्म अडॉप्टेड इन बेल्जियम। लेकिन 1993 के पहले यहाँ डेमोक्रेसी के यूनिटरी फॉर्म को अपनाया गया था। नो डाउट उस समय भी फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया, इस प्रकार के जो रीजनल गवर्नमेंट थे, लेकिन वो गवर्नमेंट जो था आज के ही उसी गवर्नमेंट से पावर टू रूल में काफी डिफरेंट था। पहले एक सबऑर्डिनेट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के रीजनल गवर्नमेंट हुआ करते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1970 के बाद से कई संशोधन किए गए, 4 संशोधन किए गए और बेल्जियम के संविधान में, और उसको यूनिटरी टू फेडरलिज्म में यानी फेडरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट जो है आज वहां है। फेडरल गवर्नमेंट जो है तो उसके कारण वहां पावर शेयरिंग को और ज्यादा बेहतरीन ढंग से लागू किया जा सका है और इस तरह से हर कम्युनिटी को वेल कंटेंटेड रखने की कोशिश की गई है ताकि डेमोक्रेसी और अधिक सफल हो सके। यानी कि जो है इसका जो पब्लिक वेलफेयर
जो फीचर है वो ज्यादा अच्छे ढंग से परिभाषित हो सके। फेडरेशन में कम से कम 2 गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट भी होते हैं, मोर देन 2 गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम मोर देन 1 गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट है ना वो अलग अलग लेवल पर होती है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, अगर इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव के में देखें कि हाँ इसके एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग होता है इसके, तो ये 2 प्रकार के, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अगर कुछ उदाहरण देख लें दुनिया में कि कौन कौन से देश हैं जहां फेडरेशन को लागू किया गया, इस फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया, इसके जो आइडियल जो आइडियल कंडीशन है फेडरलिज्म का, जो कह सकते हैं कि कंक्रीट जो है फीचर है, वो यूएसए के संविधान में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बाकी ये सब जो बड़े बड़े देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट। वहीं देखेंगे अगर जो यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब जो है यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट। हालांकि चाइना में कोई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन अगर कहें तो वहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो फिर जो है कई जो है उसके कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट्स हैं। ये मल्टी लेवल गवर्नमेंट होती है, ये बताया गया इसमें पहला, और इसमें जो है ओनली 1 गवर्नमेंट होती है, यानी यहाँ एक से अधिक सरकार होती है फेडरल गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ वैलिड रूप में एक ही सरकार होती है, यानी कि सत्ता जो है, पावर टू रूल, एक ही गवर्नमेंट में कंसंट्रेट होती है, और जिस प्रकार से अपने पावर को यूज करती है ये डिपेंड करता है उस गवर्नमेंट को और उसके परिस्थितियों को, जिस परिस्थितियों से वो वाकिफ होता है, उसको जरूरत होती है। ईच लेवल इज इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन द जुरिडिक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो उनका जो जुरिडिक्शन होता है कि किन किन विषयों पर वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिसीजन लेने से संबंधित उनका जो ये निर्णय होता है वो खुद का लिया हुआ होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से वो प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके सब यूनिट के तौर पे कोई दूसरा जो है गवर्नमेंट अगर है, जैसे इंग्लैंड में मान लीजिए कि है ना, वहाँ जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो फिर वहाँ जो है ना, वो कह सकते हैं कि आपको जो है डचीज वगैरह जो है और दूसरे जो सब यूनिट्स जो वहाँ हैं, तो उसमें तो उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदेश देती है इन छोटे छोटे जो है जो स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, उसी को सिर्फ वो फॉलो करती है, अपने मन से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती। जो भी काउंटी गवर्नमेंट वहाँ होती है इंग्लैंड में, जनरली बहुत सी काउंटीज में बटा हुआ है, तो वो काउंटी गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर काम करती है, जबकि यहाँ जो होती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर काम नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य करने के क्षेत्र अलग होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कार्य करने के क्षेत्र अलग होते हैं। अगर यहाँ देखें एक, उसके बाद जो है तीसरा है ना, थर्ड, अगर ये डिफरेंस दोनों में देखें फीचर्स के साथ, दोनों में जो है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही चूंकि बंटवारा करता है शक्तियों का, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें कौन सी गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन क्या होगा, किन किन विषयों से भारत में अगर देखें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इस प्रकार से संविधान में शक्तियों का बंटवारा करके उनको उत्तरदायित्व दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार के सब्जेक्ट पे अपना डिसीजन लेगी या उससे संबंधित निर्णय लेगी। सब यूनिट्स में ऐसा नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जितना मन होता है जिस प्रकार से होता है वो उस काम के लिए जो उसके सब यूनिट्स होते हैं उसको अथॉराइज करती है। फोर्थ, नो गवर्नमेंट इज अलाउड टू इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स। फेडरल गवर्नमेंट की एक विशेषता होती है क्योंकि उनका अपना अलग जुरिडिक्शन होता है एंड दैट इज वेल डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में सामान्यतया इंटरफेयर नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ जो है जो सब यूनिट्स जो होते हैं वो जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है उसको ओबे करने के लिए बाउंडेड होता है। एक बहुत बड़ी विशेषता होती है फेडरल गवर्नमेंट की कि एक ही व्यक्ति सेम ही समय वह अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट यानी कि एक देश का भी नागरिक होता है और
जिस स्टेट का, जिस प्रांत का, जिस रीजन का वो नागरिक होता है वो दोनों का नागरिक होता है। इसलिए यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप सामान्यतः होती है। यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, स्विट्जरलैंड में ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप का यहाँ जो कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। यानी एक व्यक्ति जो नागरिक होता है वो संपूर्ण देश का होता है। यहाँ एक जो नागरिक होता है वह देश का तो होता ही है, साथ ही साथ जो है रीजन का भी होता है, यानी कि स्टेट का होता है। जो भी नाम हर जगह अलग अलग दिया जाए, है ना, कहीं प्रोविंस कहीं स्टेट, कुछ अलग अलग नाम है। फाइनली फाइनेंशियल ऑटोनोमस, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है इनके सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो भी वेल डिफाइंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते। इनके जो वास्तव में है स्वतंत्र स्रोत होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए सेंट्रल पर डिपेंड नहीं करती है उस हद तक। जैसे कि यहाँ होती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट वास्तव में सोल सोर्स ऑफ द फाइनेंस होता है और जो उनके सभी नोट्स होते हैं वो उनको जिस प्रकार से खर्च करने के लिए जो अलॉट करता है उसी एक्सपेंडिचर को वो वास्तव में बियर करते हैं या उसको जो खर्च करते हैं काम में लेते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे यहाँ डिपेंडेंट होती है, जो भी होती है उसके सभी नोट्स होते हैं, यहाँ डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम आप देखें इस तरह हमने जाना कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट जहाँ कहीं भी यानी फेडरलिज्म है उसके संपूर्ण विशेषताओं को जाने, फीचर्स को जाने, तो उसको इस रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कैन बी मेंशन्ड एज गिवन बिलो। द फर्स्ट फॉरमोस्ट, इसके बारे में आपको इसके पहले कंपेरिजन के दरमियान भी हमने बताया कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म या गवर्नमेंट जो होती है वो उसमें मोर देन वन टियर गवर्नमेंट होती है। एंड सेकंड, ईच लेवल गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन, एक ही व्यक्ति पर एक ही समय सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासन करती है और रीजनल गवर्नमेंट भी शासन करती है। यानी एक ही व्यक्ति एक ही समय सेंट्रल से भी शासित होता है और स्टेट से भी शासित होता है। तो लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो बिहार स्टेट में अगर हम देखें तो एक किसान जो है वह एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो पॉलिसी है या लैंड रेवेन्यू है इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेट होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। लेकिन अगर उसे रेलवे से सफर करना है, कहीं जाना है, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, उसके द्वारा जो फैसिलिटी दी गई है उसका वो उपयोग करता है। तो दोनों ही अलग अलग चीजें, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं। अगर लाइन ऑर्डर का मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट जनरली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन अगर डिफेंस का मैटर है, एक्सटर्नल वास्तव में एग्रेशन या किसी और प्रकार से बॉर्डर्स को डिफेंड करना है, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑल पावरफुल है। इस तरह से एक ही व्यक्ति एक ही समय पे दोनों सरकारों से शासित होता है, यानी उसके कंट्रोल में होता है, यानी एक व्यक्ति दोनों ही सरकारों का लाभ लेता है। अगर इसके हम देखें कि तीसरी विशेषता जो बहुत ही प्रमुख विशेषता है वास्तव में कि पावर जो होता है, पावर टू रूल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनको पावर टू रूल जो मिलता है, पावर टू गवर्न जो मिलता है, व्हाट एवर द पावर दे आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान जो है, जो सेट ऑफ रूल्स है, उसमें ही बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि लोगों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं और किस प्रकार अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र कहां तक हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र, रीजनल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र कहां तक है और क्या है। अगर यहां देखें कि चूंकि दोनों को डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है, स्वतंत्र रूप होते हैं, बोथ गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन डिसीजन मेकिंग के तहत जो है क्या है, संविधान में परिवर्तन भी आता है। बदलती परिस्थितियों के साथ संविधान में यथा आवश्यक जितना जरूरी होता है उतना परिवर्तन भी आवश्यक होता है, टू meet the challenge forthcoming or to have an adjustment with the changing condition, और इस चेंज होने वाले कंडीशन को वास्तव में
ठीक से फेस करने के लिए, उसको रिसॉल्व करने के लिए, उससे भी जो है वास्तव में सक्सेसफुली जो है ना, मीट करने के लिए जो प्रावधान है संविधान में, वो अमेंडमेंट का है। यानी कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन इस संविधान में परिवर्तन का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, जो उसके अधिकार क्षेत्र में दिए गए विषय होते हैं उससे संबंधित प्राप्त होता है। लेकिन वो इतना भी नहीं होता है कि संविधान का मूल स्वरूप ही चेंज कर जाए, बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए। तो यूनिलेटरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम जो है कुछ इस प्रकार से संविधान में संशोधन कर दें जो वास्तव में स्टेट मैटर्स को भी, यानी स्टेट के जो सब्जेक्ट है उसको भी काफी हद तक प्रभावित करता है, तब यह संभव नहीं है। उसे स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट भी किस प्रकार के कुछ निर्णय कर लेती है जो कि वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर या संविधान में जो मूल स्ट्रक्चर, उसकी जो मूल भावना है, मूल भावना के खिलाफ हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। यानी कह सकते हैं कि रोक तो नहीं सकती, लेकिन जब ये मैटर जो है जुडिक्शन के लिए है ना, ये जुडिशियरी में जाएगा, जो उस पर अगर कोई क्लेम करेगा, ब्लेम करेगा, तो चूंकि यहाँ जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यहाँ जो होती है उसका जो सबसे बड़ा जो वास्तव में अधिकार होता है इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनी नॉर्म एडॉप्टेड बाय बोथ ऑफ द गवर्नमेंट और एनी वन गवर्नमेंट व्हिच वायलेट्स रियली the provisions or the main frame of the constitution, then judiciary can declare those amendments, change, improvements illegal। भले ही लाया गया हो प्रगति के नाम पे, एडजस्टमेंट के नाम पे, आवश्यकता के नाम पे, कुछ ऐसी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, लेकिन संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो वायलेट करता है, उसको उसके नॉर्म्स को जो है ना वायलेट करता है, तब हमारी जुडिशियरी जो इसमें होती है फेडरलिज्म में, चूंकि इंडिपेंडेंट होती है, इसको यह राइट होता है कि संविधान में दिए गए विभिन्न प्रावधानों का जो उसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके जो फिलोसफी होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको वो इंटरप्रेट करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का अधिकार यहाँ अगर किसी के पास होता है तो सिर्फ जुडिशियरी को होता है, और जो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होती है, यह फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि दिस जुडिशियरी कीप्स दिस फेडरलिज्म अलाइव। इसके बाद अगर देखें तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात, जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रन करेगी, उसके अपने बर्डन होंगे, उसके अपने एक्सपेंसेज होंगे, तो एक्सपेंस आखिर कहाँ से आएंगे? व्हाट विल बी द फाइनेंशियल रिसोर्सेज? तो each tier of the government for its financial resources are generally independent in a federation under federalism। तो यहाँ केंद्र सरकार के जो है रेवेन्यू रिसोर्स कुछ अलग होते हैं, राज्य सरकारों के रेवेन्यू रिसोर्स कुछ अलग होते हैं, और दोनों ही अपने अपने रिसोर्सेज से जो भी प्राप्त होता है, उनके पास संसाधन होते हैं, उसे सरकार चलाती है। जैसे लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर कहें कस्टम ड्यूटी जो अगर है वास्तव में जो है किसके पोजीशन में जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में जाता है। कारपोरेट टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन में जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ अलग से विशेषता की गई, क्योंकि हमारे यहाँ है ना ये ट्रू फेडरेशन ना होकर यूनियन है, इसलिए थोड़ा सा कुछ डिस्टिंक्ट और अलग फीचर हमारे यहाँ दिखाई देता है, जो बाद के आपको चैप्टर्स में या है ना पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे कि यहाँ क्या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर ये फेडरेशन की जहाँ तक बात है, तब दोनों ही रिसोर्सेज जो होते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज के लिए फ्री होते हैं, और रिसोर्स जो उनके है ना अलग अलग प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए फेडरलिज्म का अर्थ क्या है, क्योंकि समूचे कई भागों को जोड़कर, कई रीजन्स को जोड़कर, कई स्टेट्स को जोड़कर, कई प्रांतों को जोड़कर एक बनाया जाता है, जिसमें कुछ हिस्से यानी कुछ सब्जेक्ट्स जो है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट के रह जाते हैं, जो वास्तव में जो है रीजनल लोगों से के वेलफेयर के लिए अच्छा माना जाता है, द बेस्ट माना जाता है, बेनिफिशियल माना जाता है। तो इस तरह से फेडरलिज्म करता क्या है? प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द नेशनल यूनिटी, ये राष्ट्रीय वास्तव में एकता को मजबूत करता है, उसको बनाए रखता है। साथ ही साथ रीजनल जो डाइवर्सिटी होती है, प्रांतीय जो विभिन्नता होती है,
उसको भी ये प्रमोट करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, बिना नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को हार्म किए हुए। इस तरह ये फेडरलिज्म जो है आज के समय में डेमोक्रेसी में एक वास्तव में काफी पॉपुलर पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी मच पॉपुलर एंड इट इज अडॉप्टेड, इट इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन उससे ज्यादा कहीं ये फेडरलिज्म जो है आज ज्यादा पॉपुलर है ये विश्व के डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। आज की वीडियो में इतना ही। कल जो हम फिर वीडियो लाएंगे आपके पास, उसमें फेडरेशन के कितने प्रकार होते हैं इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।